हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और अभी हम कर रहे हैं पीटी 365 में इकोनॉमी की सीरीज। तो शुरू करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर से। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर में इंडिया स्टेट डेफिसिट टॉपिक है, इसे शुरू करेंगे। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इंडस्ट्री के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया ने अपने टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से 9 के साथ ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या है? ट्रेड डेफिसिट यानी निगेटिव ट्रेड बैलेंस होता है। मतलब ये बैलेंस तब होता है जब किसी देश के इंपोर्ट्स की वैल्यू जो होती है उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाती है। यानी हम जो मंगाते हैं वो ज्यादा मंगाते हैं और बशर्ते जो हम भेज रहे हैं वो कम भेज रहे हैं। ठीक है, और हायर ट्रेड डेफिसिट का इकोनॉमी पर निगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक, और कभी कभी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो जाते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स थोड़े ज्यादा होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में जैसे एक्सेस इंपोर्ट्स के पेमेंट्स के लिए फॉरेक्स रिजर्व जो होता है उसका डिप्लीशन होने लगता है। जैसे डोमेस्टिक करेंसी भी डिप्रिशिएट हो सकती है इससे। और साथ ही वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ देश की जो क्रेडिट रेटिंग होती है उस पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में बस एक ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है मेजर, कि वाइड रेंज ऑफ गुड्स जो होते हैं उस तक एक्सेस होता है हमारे सिटीजन्स का। और कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट से इंक्रीज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी इसमें होता है। ठीक है, ज्यादा कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्री में उसका प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। ठीक, उसके बाद फिर इंसेंटिव्स क्या हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने से? अभी इसको देखते हैं, इस बॉक्स को बाद में देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स डीटीईपी स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल पर एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्सेस ड्यूटीज और डिवाइस को रिफंड किया जाता है। और ये स्कीम जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम की जगह लाई गई है इसको, इस स्कीम को। ठीक है, और ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म एक है। नेक्स्ट पेज पे। हाँ, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये एक सिंगल विंडो इनिशिएटिव है जो इंडियन एक्सपोर्टर्स, खासकर एमएसएमई को इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट करने में काफी हेल्प करता है। और जहां रियल टाइम ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एग्जिम बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है। ठीक है, अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। ये इंडिया का प्रीमियर बिजनेस इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेन ट्रेड पर फोकस करता है और इंटरनेशनल बिजनेस रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशन में एकेडमिक एक्सीलेंस का सेंटर माना जाता है। इसे 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ऑटोनोमस बॉडी के रूप में स्टैब्लिश किया गया है और 2002 में इसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, अब जरा ये बॉक्सेस में देख लेते हैं क्या है। करंट स्टेटस ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ठीक है, इसमें भारत के एक्सटर्नल ट्रेड का करंट स्टेटस दिखाया गया है। सबसे पहले बात की गई है कि इंडिया का जो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जिसमें चाइना सबसे यूपर है, उसके बाद यूएसए, यूएई, रशिया और सऊदी अरेबिया का नंबर आता है। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में किए गए हैं। ठीक है, चाइना, यूएसए, यूएई, रशिया एंड सऊदी अरेबिया। उसके बाद फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये कहता है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट यानी कि इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम, उसके होने की वजह से होने वाला जो नुकसान है कुछ देशों के साथ और बढ़ गया है। इनमें जो कंट्रीज शामिल हैं वो है चाइना, रशिया, साउथ कोरिया और हांगकांग। लेकिन कुछ देशों के साथ ये डेफिसिट कम भी हुआ है, जैसे यूएई हुए, सऊदी अरेबिया हुए, इंडोनेशिया, इराक। ठीक है, ये फाइनेंशियल 23 में इनके साथ ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हुआ है। फिर तीसरा जो है सिग्निफिकेंट पॉइंट वो है भारत ने कुछ देशों के साथ ट्रेड सरप्लस भी बनाया है। यानी उन देशों को एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, उनसे इंपोर्ट कम किया है। इनमें यूएसए है, नीदरलैंड्स है, यूके है, बेल्जियम है। ठीक है, और इटली भी शामिल है। और उसके बाद फिर चौथा जो है आखिरी में, डब्ल्यूटीओ के ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 की रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया गया है कि उनके मुताबिक इंडिया ने ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में 8th रैंक हासिल की है और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में भी 18 पोजीशन और सर्विसेज एक्सपोर्ट में भारत 7th नंबर पर है। और ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि इंडिया सर्विसेज और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में ग्लोबल लेवल पर स्ट्रांग पोजीशन बना रहा है। ठीक है,
एक तो ये हो गया। फिर दूसरा है फैक्टर्स ड्राइविंग इंडिया ट्रेड डेफिसिट, कि इंडिया के ट्रेड डेफिसिट के पीछे कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं। इसको देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है राइजिंग इंपोर्ट्स, यानी भारत में कुछ चीजों का इंपोर्ट जो है बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे गोल्ड हुए, क्रूड ऑयल, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इनका डिमांड जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से पूरी नहीं हो पाता है, इसलिए इंपोर्ट इसको ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा फैक्टर है कंजम्पशन पैटर्न। भारत में जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और लग्जरी गुड्स जैसे हाई एंड प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। लोग ज्यादा स्मार्टफोन, कार, एसी और ब्रांडेड आइटम्स लेना पसंद कर रहे हैं, जो अक्सर बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद में फिर तीसरा फैक्टर है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सब ऑप्टिमल ग्रोथ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है जितनी होनी चाहिए। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स भी हैं जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में रुकावट डालते हैं। और चौथा फैक्टर है डोमेस्टिक पॉलिसीज। भारत में कभी कभी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो ट्रेड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, जैसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जिसमें रॉ मटेरियल्स पे ज्यादा ड्यूटी और फिनिश गुड्स पे कम ड्यूटी रहती है। ठीक है। और कुछ कमोडिटीज के एक्सपोर्ट पर बार बार बैन लगाना, ये पॉलिसीज जो होता है एक्सपोर्टर्स के लिए अनस्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है। हालांकि वो इंटरनली फायदा करता भी है। फिर और कुछ अदर्स में भी हैं, जैसे कुछ एक्सटर्नल और पॉलिसी रिलेटेड फैक्टर्स कवर किए जाते हैं इसमें, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, और डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाना, जैसे स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या टेक्निकल रेगुलेशंस जो भारत के एक्सपोर्ट्स को रोकते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हो गए। फिर इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, एफडीआई। ये क्या है? इसमें ये न्यूज में क्यों, ये न्यूज में इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के अनुसार 2023-24 में एफडीआई इनफ्लो जो था 3.49% से घटकर $44.42 बिलियन हो गया है, जो कि 2022-23 के मुकाबले कम है। ठीक है। अब एक बार एफडीआई क्या होता है ये जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक है। DPIIT जो है इंडिया में एफडीआई पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए नोडल डिपार्टमेंट है, याद रखना नोडल डिपार्टमेंट DPIIT है। ठीक है। और एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट जिसमें गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, या गवर्नमेंट रूट जिसमें अप्रूवल की जरूरत होती है, इसके थ्रू परमिट किया जाता है। ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कुछ कंडीशंस के साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को एफडीआई में इंक्लूड किया जाता है। एफडीआई एक लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होता है। ठीक है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, क्योंकि क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। कोई डेट नहीं होता, कोई उधार नहीं होता, कोई कर्ज नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। और एफडीआई को जो है लॉटरी बिजनेस, बिग गैम्बलिंग एंड बेटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी वगैरह, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स वगैरह में प्रोहिबिट किया गया है। और ध्यान रखें कि आरबीआई जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को एफडीआई में क्लासिफाई करता है, जिसमें अगर अगर इन्वेस्टमेंट किसी इंडियन कंपनी में 10% थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है तो उसको फॉरेन एफडीआई में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, आरबीआई के थ्रू। फिर चलिए पहले एक बार इन्फोग्राफिक ये भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच का कंपैरिजन दिया गया है इसमें। सॉरी, नॉट इन दिस। ये वाला। अ, इसमें क्या है कि एफडीआई का मतलब होता है जब कोई कंपनी या व्यक्ति किसी देश से दूसरे देश के बिजनेस के इंटरेस्ट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री लगाना, ऑफिस बनाना, या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसे लगाना। ठीक है। वहीं एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब होता है कि किसी फॉरेन देश के फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाना, जैसे कि शेयर्स में, बॉन्ड्स में, या म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है। लेकिन ये सब कुछ एक्सचेंज के जरिए होता है और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है उसकी, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में जो इन्वेस्टर होते हैं उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली होती है। ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट फॉर्म की बात करें तो एफडीआई में जो होता है फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे बिल्डिंग्स हुए, प्लांट्स हुए। प्लांट्स मतलब वो पौधे वाले प्लांट नहीं, फैक्ट्रीज। ठीक है, या कोई इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ। लेकिन एफपीआई जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें जो है फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि शेयर्स हुए, बॉन्ड्स हुए, म्यूचुअल फंड्स हुए, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो सिर्फ पैसा कमाने के इंटेंशन से होता है। ठीक है। और कंट्रोल के मामले में बात करें तो एफडीआई इन्वेस्टर को काफी इन्फ्लुएंस देता है।
वो कंपनी के ऑपरेशंस और मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अपोजिट एफपीआई में इन्वेस्टर के पास कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ पैसिव पैसिव शेयर होल्डर होता है, जिसे सिर्फ रिटर्न्स चाहिए होता है और मैनेजमेंट डिसीजन में उसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है। रिस्क की बात करें तो एफडीआई जो है वो थोड़ा हाई रिस्क होता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है और पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होने का एक्सपोजर भी उस केस में होता है। क्योंकि कंपनी आपकी आपने कंपनी लगाई है किसी देश में, तो वहां पे मान लो कोई लोकल लॉज चेंज हो गया या कुछ पॉलिटिकल अपहीवल हो गया, कुछ इधर उधर हो गया, ठीक है, किसी भी देश में, तो वहां पे फिर उसका लॉस होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है। एफपीआई में जो है रिलेटिवली लो रिस्क माना जाता है उसको, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मतलब इन्वेस्टर कभी भी अपना पैसा लेकर के उड़न छू हो सकता है। ठीक है। चाहे अगर उसको मार्केट कंडीशन सही नहीं लगेगा तो अपना पैसा निकाल के चला जाएगा। और फाइनली जो है स्टेबिलिटी के मुद्दे पर एफडीआई को ज्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो है इजिली विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो इसमें पैसा अटका होता है। वही एफपीआई जो है ज्यादा वोलेटाइल होता है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है मार्केट के हालात के हिसाब से तुरंत पैसा निकाल भी सकता है और इससे मार्केट में इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। ठीक है। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया एफडीआर और एफपीआई के बीच में। ठीक। आरबीआई जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को एफडीआई में, ठीक है, क्लासिफाई करा है इसने। अगर इन्वेस्टमेंट जो है 10% जो स्टेक होल्ड है कंपनी का उससे ज्यादा हो जाती है, तो वो अगर एफपीआई उस केस में एफडीआई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये याद रखना ये चीज, कि अगर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है किसी फॉरेन इन्वेस्टर का, तो वो एफडीआई के तौर पे माना जाएगा एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। ठीक है। अब एक बार एफडीआई ट्रेंड देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का डिक्रीजिंग ऑर्डर में। टॉप स्टेट्स जो एफडीआई रिसीव करती हैं वो है महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद फिर कर्नाटका। ठीक है। फिर कौन से सेक्टर में हाईएस्ट एफडीआई रिसीव हुआ है? सबसे पहले सबसे ज्यादा एफडीआई आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। फिर दूसरा आता है सर्विसेज सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर वगैरह जैसे आपके इंश्योरेंस हुए, बैंकिंग हुए, ठीक है, ये सब आपके सर्विस सेक्टर में आते हैं। टूरिज्म हुआ, ये सब। ठीक है। फिर उसके बाद फिर तीसरा जो सेक्टर है जिसमें हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट रिसीव हुआ है, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह। ठीक है। टॉप सोर्सेज क्या है अपने एफडीआई के? सिंगापुर है, मॉरिशस है, यूएसए है। ठीक है। एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज इनटू इंडिया, जो सबसे ज्यादा तीन कंट्रीज जो एफडीआई इक्विटी आई है जहां से, वो मॉरिशस है, सिंगापुर है, यूएसए है। ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज्यादा मॉरिशस के पास है, उसके बाद फिर सिंगापुर ने किया है, उसके बाद फिर यूएसए ने भेजा है एफडीआई। ठीक। फिर टॉप थ्री सेक्टर्स जो है सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, जिसमें सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में आया है, उसके बाद फिर कंप्यूटर एंड सर्विस सेक्टर में भी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में आया है, फिर ट्रेडिंग सेक्टर में आया है। ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड है, हो गया। ठीक है। ये ट्रेंड आप ब्रॉडली याद रखना है इस चीज को। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कंपैरिजन हो गया है अपना इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। ये थोड़ा टॉपिक काफी न्यूज में भी है, मेंस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी है। ठीक है। ऐसा भी नहीं कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है आपके, वोस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब अभी समझेंगे इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी और स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनेबल करके इंडियन नेशनल रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन को प्रमोट करने पर जोर दिया है। अब एक बार देखते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी होती क्या है। ठीक है। फिर उस बॉक्स पे आएंगे। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी वो करेंसी होती है जो इशूइंग कंट्री की बॉर्डर से बाहर भी और होल्ड की जा सकती है। ठीक है। ना सिर्फ उस कंट्री के रेसिडेंट्स के द्वारा बल्कि नॉन रेसिडेंट्स के द्वारा भी, जैसे यूएस डॉलर है, यूरो है। ठीक है। ये आप यूरो आप यूरोपियन कंट्रीज में भी होल्ड कर सकते हो, इंडिया में भी होल्ड कर सकते हो। आप उसको लेकर के चाहो तो नेपाल में भी उसको होल्ड कर सकते हो, चाहे तो फिर आप किसी इसराइल वगैरह किसी कंट्री में जाओ वहां भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है। और चाहे वही सेम केस यूएस डॉलर के साथ भी है। ठीक है। उसको भी कहीं भी होल्ड कर सकते हो। और इंटरनेशनल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट होने के लिए इंडियन नेशनल रुपी को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में वाइडली यूज किया जाना चाहिए। ठीक है। और इजीली कन्वर्टेबल होना चाहिए और देश की फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल होना चाहिए। इस अगर ये सब चीजें कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो इंडियन नेशनल रुपी जो आईएनआर इसको कहते हैं, वो इंटरनेशनलाइज हो जाएगी। ठीक है। चैलेंजेस देख लेते हैं, चैलेंजेस क्या है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी से के लिए के रिगार्डिंग, मतलब आईएनआर के क्या चैलेंजेस फेस करता है जिससे वो इंटरनेशनलाइजेशन में उसके बाधा आ सकती है।
एक तो फाइनेंशियल मार्केट्स का इंटीग्रेशन से स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल शॉक के प्रति वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है। एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी हो सकती है और मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा यानी या ट्रिफिन डिलेमा जैसी चैलेंजेस हो सकती हैं, ठीक है। पॉलिसी चैलेंजेस में मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा क्रिएट हो सकता है, जिसमें ट्रिफिन डिलेमा भी शामिल है। जहां ट्रिफिन डिलेमा क्या होता है कि जहां एक देश को ग्लोबल करेंसी डिमांड और डोमेस्टिक मॉनेटरी नीड्स के बीच बैलेंस बनाए रखने में स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो और ट्रिफिन डिलेमा उस कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं जो तब पैदा होता है जब देश का ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी करेंसी की सफिशिएंट सप्लाई मेंटेन करनी होती है और साथ ही अपनी डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी भी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। अब स्टेप्स क्या लिए गए हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी को लेकर के। ये स्टेप्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है, जैसे कैपिटल अकाउंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, इसमें डीप में आप जाके देखो, ठीक है। डीप में मतलब इसका इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिर वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, ठीक है। फिर ये सब चीजें आपको देखने की जरूरत है, इसको मैं डिटेल में भी नहीं लेके जाऊंगा यहाँ पे। तो उसके बाद में फिर कंटिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट्स एक बार देख लेते हैं क्या होता है। कंटिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट्स वाला जो पोर्शन है, इसमें करंटली 18 करेंसीज में ट्रेड सेटल करता है ये। और अदर स्टेप्स में यूपीआई का इंटरनेशनलाइजेशन, बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, श्रीलंका में आईएनआर को डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी के रूप में मान्यता देना, और रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स यानी मसाला बॉन्ड्स का इंश्योरेंस भी शामिल है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस लिंक सेटलमेंट में ये चीज आती है। अब एक बार ये देख लेते हैं वोस्ट्रो अकाउंट और एसएनआरआर वगैरह, ये वाला रह गया था, ये जरूरी है, इसको देख लेते हैं क्या। देखो ये इसके एसएनआरआर अकाउंट जो है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, ठीक है। ऐसा रुपी अकाउंट है जो कोई भी नॉन रेजिडेंट व्यक्ति या एंटिटी ओपन कर सकता है अगर उसका इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट हो तब, ठीक है। और ये अकाउंट जो है खासकर उन जेन्युइन ट्रांजेक्शन के लिए होता है जो रुपी में किए जाते हैं, जैसे कि ट्रेड हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वगैरह, ठीक है। और आरबीआई के रूल्स के तहत एसएनआरआर अकाउंट जो होता है वो काफी स्पेसिफिक और लिमिटेड पर्पस के लिए अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो ये एसएनआरआर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं समझ में आ गया तो आप एक बार बैक जाकर के फिर से सुनो, ठीक है। फिर एस आर वी अकाउंट क्या होता है, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट। ये जो अकाउंट होता है ये इंडिया के डोमेस्टिक बैंक्स में ओपन होता है, जिसमें फॉरेन बैंक्स का पैसा रखा जाता है, ठीक है, यानी बाहर के देशों का पैसा इन बैंक्स में रखा जाता है। लेकिन वो पैसा जो होता है वो रुपी में होता है, और ये सिस्टम एक एडिशनल मैकेनिज्म के रूप में काम करता है जहां पे फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसीज का यूज होता है, ठीक है। और ये एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क है जिसे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन जो स्पेशल एस आर वी अकाउंट है, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट, उसको खोलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो होती है, ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये आप कमेंट में बताना कि इंडिया में कितने परसेंट है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। 100% है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसका रीजन क्या है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का 100% नहीं होना, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सॉरी, ये रह गया था रिलेटेड न्यूज। देखो रिसेंट ये गोल्ड बैक करेंसी के रिगार्डिंग ये न्यूज है। रिसेंटली जो है जिम्बाब्वे ने गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च की है, जिसे जिग कहा गया है, ठीक है। गोल्ड बैक करेंसी का फिक्स्ड वैल्यू डायरेक्टली गोल्ड से लिंक्ड होता है और ये गोल्ड में कन्वर्टेबल होता है, ठीक है। मनी सप्लाई अवेलेबल गोल्ड रिजर्व से लिमिटेड होती है और इनका इनहेरेंट वैल्यू होता है, और लॉन्ग रन में इनकी स्टेबिलिटी की पोटेंशियल होती है, ठीक। विद डॉलर बैक्ड होने से पहले जो दुनिया में करेंसी होती थी वो गोल्ड बैक्ड ही हुआ करती थी, ठीक है। आई होप आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, बॉक्स में दिया हुआ है इसके बारे में पूरा कहानी बचा हुआ उसमें लिखा हुआ है। फिर फिएट करेंसी के बात की बात करें तो इसका जो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और इसे गवर्नमेंट के द्वारा इसको लीगल टेंडर के रूप में स्टैब्लिश किया जाता है, और इसका जो वैल्यू सप्लाई एंड डिमांड से डिटरमाइन होता है, और किसी फिजिकल कमोडिटी के सपोर्ट में इसका नहीं किया जाता वैल्यू डिटरमाइन, ठीक है। और ये जो सेंट्रल बैंक्स को रिक्वायर्ड मनी प्रिंट करने से को ये सेंट्रल बैंक को रिक्वायर्ड मनी प्रिंट करने से का ज्यादा कंट्रोल देती है, ठीक है। ये फिएट करेंसीज जो होती है, जो आप 10 रुपए का नोट लेते हो, 20 रुपए का नोट लेते हो, 50 रुपए का नोट, ये सब फिएट करेंसी है, फिएट लीगल टेंडर्स। उसमें लिखा रहता है ना कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, और नीचे गवर्नर का साइन रहता है, आरबीआई गवर्नर का। तो ये होती है फिएट फिएट करेंसी, ठीक है।
क्योंकि उस कागज की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कुछ नहीं हो रहा, कागज ही है वो, लेकिन उस पे जो सिग्नेचर उसकी वैल्यू है। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस पे। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसे ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था, 1944 में ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूएसए में उसको ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है। और अबाउट ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं ये क्या है। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस का पर्पस वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के लिए नई रूल्स पर एग्रीमेंट स्टैब्लिश करना था, और इस कॉन्फ्रेंस में 44 देशों के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। कॉन्फ्रेंस का कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स थे उस समय। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का क्रिएशन, जिसे अब वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, और जिसका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम भी एक इम्पॉर्टेंट आउटकम था, जिसमें हर मेंबर कंट्री को अपनी करेंसी का फिक्स्ड वैल्यू, पार वैल्यू या फिर गोल्ड या यूएस डॉलर के टर्म्स में सेट करना था। ठीक है। लेकिन 1971 में जब यूएस ने डॉलर की गोल्ड में कन्वर्टेबिलिटी को सस्पेंड कर दिया, और 1973 के डॉलर एक्सचेंज क्राइसिस के बाद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स को प्रमोट किया गया था। ठीक है। उसके फिर फ्री ट्रेड को प्रमोट करना भी एक ही आउटकम था इस कॉन्फ्रेंस का, और जो इंटरनेशनल प्रॉस्पेरिटी और इंटरनेशनल पीस सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। ठीक। तो और कुछ है नहीं इसमें, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। फिर आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये तो आज डेट है अपना 10 मई, और ये काफी न्यूज में भी है आज, 10 मई 2025। ये काफी न्यूज में भी है क्योंकि आज अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, आपको पता होगा। हालांकि इसके क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, नॉर्मली स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि इन्होंने अभी पाकिस्तान को अभी रिसेंटली आज ही फंड क्या इनके लिए फंड्स गारंटी कर दिए हैं कि भाई 2.25 मिलियन डॉलर आप लेकर के जाओ, हमसे भारत के खिलाफ लड़ाई करो, युद्ध करो। और मतलब एक तरह से डायरेक्टली फंडिंग करी है, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोर्ड ने इजिप्ट के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ईएफएफ के तहत एक्सटेंडेड अरेंजमेंट की रिव्यूज कंप्लीट कर ली है। ठीक है। और इसमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या होती है ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आईएमएफ तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने और काफी पुराना भी है, आपने आई होप इसके बारे में काफी पढ़ा होगा, तो उसको वापस दोबारा रिपीट करने का मतलब नहीं है कुछ यहाँ पे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उन देशों के असिस्टेंस प्रोवाइड करती है जो स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स या स्लो ग्रोथ और इनहेरेंटली वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन की वजह से सीरियस पेमेंट इम्बैलेंसेस का सामना कर रहे होते हैं। और ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती है, जिसमें फोकस उन पॉलिसीज पर होता है जो एक्सटेंडेड पीरियड में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए जरूरी है। एक्सटेंडेड पीरियड में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने के लिए जरूरी पॉलिसीज पर भी इनका फोकस रहता है। और एक्चुअल या पोटेंशियल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स वाले भी सभी मेंबर्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। जितनी मेंबर कंट्रीज होती हैं। आईएमएफ लेंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आईएमएफ उन देशों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो क्राइसिस से अफेक्टेड हैं, और डेवलपमेंट बैंक से अलग आईएमएफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए भी आईएमएफ जो है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए लोन नहीं देती है। आईएमएफ के लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ शामिल चीजें शामिल, जैसे एक तो जनरल रिसोर्सेज अकाउंट्स। ठीक है। जैसे आईएमएफ मेंबर्स को नॉन कंसेशनल टर्म्स मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, और पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट पीआरजीटी जो कंसेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट करंटली जीरो इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करती है, और लो इनकम कंट्रीज की डाइवर्सिटी और नीड्स के अनुसार बेटर टेलर्ड है। ठीक है। और रेसिलियंस सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट जो लो इन अच्छा ये बता दिया मैंने, जो लो इनकम और वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट के लो इनकम और वल्नरेबल मिडिल इनकम कंट्रीज को अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर एक्सटर्नल शॉक्स के खिलाफ रेजिलियंस बिल्ड करने और के लिए लॉन्गर टर्म के फाइनेंशियल ऑफर करती है। ठीक है। फिर गोल्ड ट्रेंचे करके एक ऑप्शन ये है, ये तो यूपीएससी में भी बार सवाल सवाल पूछा था, रिजर्व ट्रेंचे किसके लिए है। तो रिजर्व ट्रेंचे इसी का आईएमएफ के द्वारा अपने मेंबर्स को दिए गए क्रेडिट सिस्टम को रेफर करता है। ठीक है। उसमें ये पूछा था क्या था कि रिजर्व ट्रेंचे किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, तो ये तो आईएमएफ से रिलेटेड है, तो हम लोग को वहां पे उस वाले पीवाईक्यू से पता चल गया था, लेकिन ये होता क्या है ये आप जान लो। ठीक है। क्योंकि हो सकता है रिवर्स ट्रेंचे के बारे में पूछ भी दे कि रिवर्स ट्रेंचे होता क्या है, रिजर्व ट्रेंचे सॉरी। रिजर्व ट्रेंचे आईएमएफ के द्वारा अपने मेंबर्स को दिए गए क्रेडिट सिस्टम को रेफर करता है। ठीक है। जितने उसके मेंबर कंट्रीज हैं उनको क्रेडिट दे रहा है, तो उसको रिजर्व ट्रेंचे कहेंगे, या गोल्ड ट्रेंच। ठीक है। ये आईएमएफ के बारे में है। इसके बारे में कुछ बताने की आप खुद ही पढ़ लेना, इसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए। फिर ये वर्ल्ड बैंक पे आते हैं।
ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है वो भी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये न्यूज में इसलिए था कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म WBGGP लाइव आया था बिजनेसेस के लिए। ठीक है। अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म क्या है? वर्ल्ड बैंक भी 1944 में, जैसे कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद ही बना था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी को रिड्यूस करना और डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं। एक है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, फिर एक है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फिर है एक IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और एक है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और एक पांचवा है लास्ट ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है। लेकिन जब हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ IBRD और IDA से होता है। यही जो पहले के जो दो इंस्टीट्यूशन है वही वर्ल्ड बैंक कंपोज करते हैं। ठीक है। और बाकी जब वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहेंगे तब वो सभी 5 इंस्टीट्यूशन को कवर करेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान पे रखना। और दो इसके बाद में फिर 2024 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्रोग्राम। इसका जो मेन एम है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अलग अलग एजेंसी जैसे मीगा की गारंटी प्रोडक्ट्स को कंसोलिडेट करना और प्राइवेट लेंडर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सपोर्ट देना। इस प्लेटफॉर्म का गोल है कि 2030 तक वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एनुअल गारंटी इंश्योरेंस को $20 बिलियन तक पहुंचाना। ठीक है। और इसमें जो है क्रेडिट गारंटी, ट्रेड फाइनेंस गारंटी और पोटेंशियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस जैसे कवरेजेस दिए जाते हैं ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स का रिस्क का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, उनका रिस्क जो है वो कॉन्फिडेंट तरीके से वो रिस्क लेकर के डील कर सकें। ठीक है, अपने बिजनेसेस कर सकें। ठीक। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में आप खुद ही पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भी है, इसमें भी कुछ है नहीं बताने लायक, तो इसको भी आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लेना, या मैं समझा ही देता हूँ। देखो, सबसे पहला जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप समझाया था, वर्ल्ड बैंक खुद से पढ़ लेना, उसमें कुछ नहीं समझाने के लिए। सबसे पहला जो है IBRD, जो है मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को लोन्स और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। दूसरा IDA है जो वर्ल्ड के पुअरेस्ट कंट्रीज को कंसेशनल लोन्स और ग्रांट्स देता है। ठीक है, यानी सस्ते दरों पे लोन और ग्रांट्स देगा। तीसरा है IFC जो डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। और चौथा है मीगा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट एनहांसमेंट देता है। ठीक है। और पांचवा है लास्ट जो है ICSID जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन सर्विसेज देता है। और ये सभी इंस्टीट्यूशन जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, लेकिन ICSID इसका मेंबर नहीं है। मतलब इंडिया सबका मेंबर है, ICSID का नहीं है। ठीक है। तो ये बात ध्यान पे रखने की जरूरत है आपको, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, बाकी चारों का वो पार्ट है इंडिया। फिर WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी काफी न्यूज में रहा है, अब बहुत पुराना टॉपिक है तो इसको भी उतना कुछ खास इसमें बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या है ये। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म, जैसे कि सबको पता है, 1995 में माराकेश एग्रीमेंट के जब साइन हुआ था मोरक्को के माराकेश सिटी में, तब वहां पे हुआ था। ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट है 123 कंट्रीज के बीच में 1994 में साइन हुआ था, और उरुग्वे राउंड के कंक्लूजन के बाद इसका साइनिंग हुआ था। और इसका जो मेजर पर्पस था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स को रिप्लेस करके एक नई मॉडर्न मल्टीलेटरल ट्रेड बॉडी का फॉर्मेशन करना। ठीक है। और WTO के बनने का जो मेन आउटकम था ये था कि ट्रेड रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए फाउंडेशनल फ्रेमवर्क बनाया जाए। ठीक है। और ये सिर्फ गुड ट्रेड्स तक ही सीमित नहीं था, और इसका स्कोप जो है सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे एरियाज तक एक्सपेंड किया गया था। और WTO एक ऐसी बॉडी है जो ट्रेड नेगोशिएशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भी ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो ये इसका आउटकम हो गया। फिर अब आता है की डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू WTO, देख लेते हैं क्या है। द वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 ऑन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग टॉप 5 एक्सपोर्टर्स हैं यूरोपियन यूनियन, फिर उसके बाद US है, फिर ब्राजील है, फिर चाइना है और फिर कनाडा। ठीक है, पूरी दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ने मिलकर 71.9% एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की शेयर रखी है। इंडिया इस लिस्ट में 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था जिसका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू $51 बिलियन था, जो कि
2.24% ऑफ द ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपको एट्थ लार्ज इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द एग्रीकल्चर दे दे, क्योंकि और हम लोग सुनते भी बचपन से हैं इंडिया कृषि कृषि प्रधान देश है, तो आंसर उसको टिक मार्क मत कर देना, इंडिया इज द एट्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। हम बहुत क्या कहते हैं, हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। और उसका फिर एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव्स की बात करें, जो दूसरा डेवलपमेंट है, ये 2005 की डब्ल्यूटीओ हांगकांग मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस से शुरू किया है। और इसका जो एम है डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबल ट्रेड में इंटीग्रेट करना बाय सॉल्विंग सप्लाई साइड इश्यूज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट्स। 2023 में डब्ल्यूटीओ ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया था जिसका टाइटल था एड फॉर ट्रेड इन एक्शन सपोर्टिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। ठीक है, और ये हाईलाइट करता है कि कैसे ये इनिशिएटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। फिर अगला जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी का है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग एक्शन लिया है। और डंपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जब किसी प्रोडक्ट को नॉर्मल वैल्यू से कम प्राइस पर किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये एक तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, और डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अगेंस्ट भी होता है ये। इसलिए डब्ल्यूटीओ के तहत किसी कंट्री को ये अधिकार है कि वो डंपिंग के अगेंस्ट प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकता है। ठीक है, फिर वर्ल्ड टैरिफ रिपोर्ट है लास्ट, वो देख लेते हैं। वर्ल्ड टैरिफ रिपोर्ट 2024 के मुताबिक इंडिया दुनिया का जो है सेकंड लार्जेस्ट यूजर है नॉन टैरिफ मेजर्स का। ठीक है, यूएसए के बाद। नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होते हैं, ये ऐसे पॉलिसी मेजर्स होते हैं जो कि ऑर्डिनरी कस्टम टैरिफ से अलग होते हैं, और ये जो है डायरेक्टली ट्रेड को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि कोटाज हुए, सैनिटरी स्टैंडर्ड्स हुए, टेक्निकल बैरियर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये जो मेजर्स हैं भले ही हेल्थ और सेफ्टी के लिए होती हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है ट्रेड की इंफॉर्मेशन, कंप्लायंस और प्रोसीजर कॉस्ट पर भी पड़ता है। ठीक है, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ की 13 मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो कि अबू धाबी में हुई थी, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पीएसएच इशू को के लिए परमानेंट सोल्यूशन के बिना कंक्लूड हो गई है। ठीक है, पीएसएच पॉलिसी क्या है, पीएसएच का ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट को फार्मर्स से क्रॉप्स एमएसपी पर प्रोक्योर करना, स्टोर करना और इन फूड ग्रेन्स को गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद मिले। ठीक है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है। और डी मिनिमस लिमिट, ये क्या है, ये इसके तहत किसी देश का सब्सिडी बिल प्रोडक्शन जो है वो उसकी वैल्यू का 10% यानी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और 5% डेवलप्ड कंट्रीज से के लिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और करंटली इसका कैलकुलेशन जो है 1986 और 88 के रेफरेंस प्राइस के हिसाब से किया जाता है। पीएसएच पर जो है ग्लोबल डिवाइड की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज को डी मिनिमल्स लिमिट में डी मिनिमस लिमिट में इंक्रीज और फार्मर को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए दी जाने वाली प्राइस सपोर्ट सब्सिडीज के कैलकुलेशन के फॉर्मूले में अमेंडमेंट्स की डिमांड करता है वो। ठीक है, और वही मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं उनका क्लेम ये है कि पीएसएच मार्केट डिस्टॉर्टिंग है और कोई भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। अब अबाउट एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। ये भी न्यूज में रहता है, एओए के नाम से रहता है, आपने पढ़ा भी होगा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये एग्रीमेंट जो है उरुग्वे राउंड में नेगोशिएट किया गया था 1994 में, माराकेश मोरक्को में रेटिफाई किया गया था इसे। और इसमें एग्रीकल्चर और ट्रेड पॉलिसी के तीन ब्रॉड एरियाज में प्रोविजंस हैं इसके। ठीक है, एक है मार्केट असेसमेंट टैरिफिकेशन, फिर टैरिफ रिडक्शन और एसेस अपॉर्चुनिटीज में शामिल भी हैं इसमें। और टैरिफिकेशन का मतलब होता है कि सभी नॉन टैरिफ बैरियर जैसे कोटा हुए, वेरिएबल डिवाइस वगैरह को खत्म करके इक्विवेलेंट टैरिफ में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और डोमेस्टिक एसेस उन सब्सिडीज और सपोर्ट प्रोग्राम से डील करती है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं और ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं। इसमें प्रोवाइडेड सब्सिडीज के टाइप के बेसिस पर वेरियस काइंड्स ऑफ बॉक्सेस हैं। एक्सपोर्ट सब्सिडीज उन मेथड से डील करता है जो एक्सपोर्ट्स को आर्टिफिशियली कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। डेवलप्ड मेंबर्स और डेवलपिंग कंट्रीज ने नैरोवे मिनिस्टेरियल डिसीजन 2015 के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज को एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर पीस क्लॉज एंड इंडिया स्टैंड के बारे में देखते हैं। पीस क्लॉज के तहत डब्ल्यूटीओ ने 9th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस MC9 में बाली में फूड सिक्योरिटी के लिए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए पीस क्लॉज को एक इंटरिम सोल्यूशन के रूप में एग्री किया है। ठीक है, और इंडिया की डिमांड की बातें करें तो इंडिया पीएसएच के इशू के लिए परमानेंट सोल्यूशन चाहती है और फूड सब्सिडी कैप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला में अमेंडमेंट प्रपोज किया है इंडिया ने। ठीक है, और ये फूड स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स के लिए हाईयर सब्सिडीज को लेजिटिमाइज करेगा और पूरे पुअर और वर्नरेबल फार्मर्स के लिए इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करेगा। ठीक है,
अब डोमेस्टिक सपोर्ट इन एग्रीकल्चर के बारे में देखें। तीन तरह के बॉक्स होते हैं। अंबर बॉक्स होता है, ब्लू बॉक्स होता है, ग्रीन बॉक्स होता है। अंबर बॉक्स में क्या होता है, वो सभी ट्रेड मेजर्स आते हैं एम्बर बॉक्स में जो डोमेस्टिक सपोर्ट में ट्रेड में जो डोमेस्टिक सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन और ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है, ठीक, वो सारे एम्बर बॉक्स में आते हैं। ब्लू बॉक्स में कौन से मेजर्स आते हैं? ब्लू बॉक्स में ऐसे मेजर्स आते हैं जो नॉर्मली एम्बर बॉक्स में होते हैं, लेकिन साथ में उनके ऊपर अगर फार्मर्स पर भी लिमिट लगाने की जरूरत होती है प्रोडक्शन में, तो वो मेजर्स ब्लू बॉक्स में आते हैं, ठीक है। ग्रीन बॉक्स में ऐसे मेजर्स आते हैं, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज में। ग्रीन बॉक्स की सब्सिडीज होती हैं वो किसी तरह के ट्रेड डिस्टॉर्शन में कम से कम इन्वॉल्व होती हैं, और मिनिमल डिस्टॉर्शंस वो करते हैं, वो पॉलिसीज, ठीक है, वो सब आते हैं ग्रीन बॉक्स में, ठीक है। ये तीनों जो है डोमेस्टिक सपोर्ट इन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है, और डब्ल्यूटीओ के ये बॉक्सेस हैं, ठीक है, याद रखना आपको। फिर डब्ल्यू देखो, डब्ल्यूटीओ के तीन बॉक्सेस के रिगार्डिंग सवाल पूछ सकता है। रिजर्व ट्रेंचे के बारे में भी सवाल पूछ सकता है, गोल्ड ट्रेंचे के बारे में भी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना। ये सब चीजें आपको, ये बेसिक नॉलेज है, इसको ध्यान पे रखना है, ये क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट्स में ही आते हैं, ये नंबर काट भी सकते हैं आपका, ठीक है। इसकी वजह से नंबर बढ़ता भी है, अच्छा, मतलब आप अगर आपने निगेटिव क्वेश्चन किया ज्यादा कर दिए हैं तो ये सब आपका न्यूट्रलाइज कर देंगे उसको, तो ये चीजें ध्यान पे रखना, ठीक है। और जनरल नॉलेज के लिए भी सही होता है ये। फिर डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन फिशरीज एंड सब्सिडीज के बारे में बात करें, ये न्यूज में क्यों है। डब्ल्यूटीओ की जो मिनिस्टेरियल पैकेज है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस फिशरीज सब्सिडीज को कर्व करने के लिए परमानेंट सोल्यूशन फाइंड करने पर कोई डिसीजन लिए बिना ही एंड हो गई है, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज में था ये। अब डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज जिनेवा पैकेज को 2022 में जिनेवा में स्विट्जरलैंड में हुई थी वो, और डब्ल्यूटीओ की 12th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस के दौरान इसको अडॉप्ट किया गया था। इसका एम जो है हार्मफुल सब्सिडीज को, जो दुनिया के फिश स्टॉक्स को डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, उसको कर्व करना है। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एसएनडी के तहत, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को इस एग्रीमेंट के फोर्स में लाने की डेट से 2 साल तक का ट्रांजिशन पीरियड अलाउ किया गया है। नॉट एक्सेप्टेड येट की बातें करें तो ये कहीं कहीं एक्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी बातें करें तो एग्रीमेंट के इफेक्ट में आने के लिए डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को 2/3 से एक्सेप्टेंस की जरूरत है। दिसंबर 2024 तक एग्रीमेंट को अभी भी 24 देश दिसंबर 2024 तक अभी भी एग्रीमेंट को में 24 देश कम है जिन्हें, जो साइन करना है जिनको, ठीक है। इंडिया इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है, इंडिया ने साइन नहीं किया इसको। इंडिया की डिमांड्स क्या क्या हैं? इंडिया डिमांड्स में शामिल हैं कि जिन कंट्रीज ने पास्ट में लार्ज सब्सिडीज दी हैं और जो फिश स्टॉक्स डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इंडिया डिस्टेंट वाटर फिशिंग नेशंस पर भी कम से कम 25 साल की अवधि के लिए उनके ईईजेड यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर फिशिंग या रिलेटेड एक्टिविटीज पर मोरेटोरियम की भी डिमांड करता है, ठीक है। और साथ ही डेवलपिंग कंट्रीज और स्मॉल इकोनॉमीज को फिशरीज सेक्टर के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करने की एग्जेम्पशंस के लिए भी डिमांड करता है, ठीक है। और ये नॉर्मली चाइना के रिगार्डिंग है। चाइना क्या, चाइना के पास बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं। बट ट्रॉलर्स क्या होते हैं कि मतलब एक तरह से वो नाव ही होते हैं मछली पकड़ने वाले, और उसमें वो करंट से मछली पकड़ते हैं उसमें, ठीक है। और वो काफी बड़े होते हैं, और फिशिंग बोट्स तो छोटी होती हैं और ट्रॉलर्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उसमें करंट वगैरह होता है। करंट की वजह से वो पानी में थोड़ा करंट छोड़ते हैं कंट्रोल वे में, और उससे जो आसपास की मछलियां होती है मर जाती हैं, तुरंत मर जाती हैं। तो वो बहुत सारे ऑटोमेटिक ऊपर आती हैं, ऑटोमेटिक वो मछलियां उठा करके वो रख लेते हैं, ठीक है। इससे आसानी से मरते भी हैं और ज्यादा कम टाइम में ज्यादा मछली क्रिएट कर सकते हैं। तो चाइना यही काम करता है, जिन जिन कंट्रीज को उसने पैसे दिए हैं या किसी तरह के फॉर्म में, तो वो आसपास उन कंट्रीज के वाटर वाले एरियाज में जाता है, वो ये काम करता रहता है, ठीक है। तो इसी के लिए पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की भी की गई है। मेन चाइना ही है, और बहुत सारी कंट्रीज है पर मेन चाइना ही है इसके पीछे, ठीक है। फिर ट्रिप्स एग्रीमेंट पे बात करें तो ये न्यूज में क्यों है, रिसेंटली जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स की 30th एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया था। ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है? ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है उरुग्वे राउंड ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड जीएटीटी, जो डब्ल्यूटीओ के प्रोडेसेसर था, उसके पार्ट के रूप में इवॉल्व हुआ था। इसे माराकेश एग्रीमेंट, जिसने डब्ल्यूटीओ को स्टैब्लिश किया था, उसके मेन एनेक्सेस में एक रूप में इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और ये जनवरी 1 1995 को फोर्स में आया था।
और की हाइलाइट्स की बात करें, तो ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है। आईपीआर क्रिएटर को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने क्रिएशंस, इन्वेंशंस, लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क्स, डिजाइन्स एक्सेट्रा के यूज पर एक्सक्लूसिव राइट देता है। स्टैंडर्ड्स के तहत ये हर मेंबर द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली प्रोटेक्शन के मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। और इसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के पेरिस और बर्न कॉन्वेंशंस के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है। और कवरेज की बात करें तो इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जिनको जीआईस कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट, लेआउट, डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह भी शामिल है। ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट्स के तहत ट्रिप्स ऑब्लिगेशन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर के अधीन आते हैं। और साथ ही काउंसिल फॉर ट्रिप्स फोरम, जहां पे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स एग्रीमेंट से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करते हैं के लिए, उनके लिए भी प्रोविजन है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर कंपल्सरी लाइसेंसिंग के तहत क्या होता है कि पेटेंट ओनर की कंसेंट के बिना पेटेंटेड प्रोडक्ट्स या प्रोसेस को प्रोड्यूस किए करने के लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग की अनुमति दी गई है। इसने जो है डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज की काफी हेल्प की है। ठीक है। की इन्फॉर्मेशन देख रहे थे क्या है। की इन्फॉर्मेशन में इंडिया ट्रिप्स एग्रीमेंट में 1995 में शामिल हुआ था, और ट्रिप्स एग्रीमेंट के कंप्लायंस में पेटेंट्स एक्ट 1970 में अमेंडमेंट्स लाए गए थे। जैसे पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2005 मतलब जो था, ठीक है, वो अमेंडमेंट लाया गया था इन इसी वजह से, इसी कंप्लायंस की वजह से। फिर दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत ये कंफर्म किया गया था कि ट्रिप्स एग्रीमेंट मेंबर्स को पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट करने और मेंबर्स को इस पर्पस के लिए एग्रीमेंट में फ्लेक्सिबिलिटीज का फुल्ली यूज करने का राइट नहीं होता है, और नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, मेंबर्स को। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा ये वाला सेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और अभी माहौल थोड़ा टाइट है, जो लोग बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, संभल के रहिए। और आप जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस दे रही है, जो भी आपको प्रोसीजर्स कर रही है, उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। ठीक है, बाहर कम से कम निकलिए। ठीक। और हिम्मत रखिए, हमारे देश की फोर्सेस पे विश्वास रखिए, वो इसका माकूल जवाब दे रही हैं। जो वहाँ मिस एडवेंचर हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, उसका जवाब बकायदे दिया जा रहा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मन लगा के पढ़िए। अगर आपको कुछ इससे रिगार्डिंग डाउट होता है तो हमने इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स का रिगार्डिंग। ठीक है, अब वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे आके मैसेज कर सकते हैं, या आप यही कमेंट के नीचे आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और तो फिर पढ़ो। ठीक है, पढ़ाई पे फुल फोकस दो। एग्जाम को के रिगार्डिंग आप कि एग्जाम के क्या होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग ज्यादा सोचो नहीं। अगर टाइम बढ़ जाता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, नहीं बढ़ता है तो उस आप प्रिपेयर करो कि दिमाग में यही बना के चलो कि 25 तारीख को ही एग्जाम होगा। ठीक है, आप पहले किसी उसमें मत चले जाना, क्योंकि काफी ज्यादा फेक न्यूज अभी फैल रहे हैं, तो फेक न्यूज के चक्कर में मत पड़ना, ना ही इसमें अपना टाइम वेस्ट करना कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इस सोच में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। आपको फुल फोकस देकर के सिर्फ एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।